हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दीपक गुलियानी। आज हम इंटरनेशनल मार्केटिंग सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर कंपोनेंट ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट पार्ट 2 जरूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही मैं आपको अपनी इंटरनेशनल मार्केटिंग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक भी शेयर कर रहा हूँ, जहाँ से आप हमारे सारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में। अब देखिए, जैसे हमने पीछे भी जो हमने 2 पार्ट्स बनाए थे कंपोनेंट ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, उन पार्ट 1 के अंदर हमने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पार्ट 2 के अंदर हमने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और अदर एनवायरनमेंट पार्ट पढ़े थे, जस्ट लाइक लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। लेकिन जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको हम सेपरेटली एक अलग से टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए इसके लिए एक अलग वीडियो लेक्चर तैयार किया गया है। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के वास्तव में मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो उसको देखते हैं। देखिए, मेन कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के कौन से हैं? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी, स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, थर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फोर्थ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस, फिफ्थ इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। अब इन सभी को जो है डीपली डिस्कस करेंगे वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आता है वो आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी। देखिए, कोई भी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, जहाँ पर हम बिजनेस को वर्क करना है, उसका एनवायरनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वास्तव में है क्या? देखिए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वो सारे फैक्टर्स आते हैं जो कहीं ना कहीं बिजनेस की वर्किंग को इम्पैक्ट करते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं? देखिए, इकोनॉमिक कंडीशंस आता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आता है, इकोनॉमिक सिस्टम आता है, ट्रेड साइकिल्स आता है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज कितने हैं वो इम्पैक्ट करते हैं, जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, उनकी इनकम का लेवल क्या है, जो उस नेशन में जो इनकम और वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है या अनइक्वल है। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस। देखिए, इकोनॉमिक कंडीशंस है क्या? इकोनॉमिक कंडीशंस जो है उन सभी फैक्टर्स को इम्पैक्ट करती है, उन सबको रिफ्लेक्ट करती है जो कहीं ना कहीं बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। अब किस तरीके के जो इकोनॉमिक कंडीशंस के जो फैक्टर्स हैं वो इम्पैक्ट करते हैं? जैसे इनकम का लेवल क्या है, पर कैपिटा इनकम, यानी कि जो लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है, जो कस्टमर है उसकी परचेजिंग पावर कितनी है। देखिए, अगर डेवलप नेशन है तो वहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी, अगर अंडर डेवलप नेशन है या डेवलपिंग कंट्री है वहाँ के लोगों की जो परचेजिंग पावर कम होगी। इसके अलावा प्रिवेलिंग द प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, यानी कि वहाँ पर जो महंगाई जो प्रचलित है वो कितनी है, ज़्यादा है, कम है। इसके अलावा रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, वहाँ की जो इंडस्ट्रियल की जो ग्रोथ है उसकी रेट क्या है, कम है या ज़्यादा है। तो ये सारे जो हैं इकोनॉमिक कंडीशंस के फैक्टर्स हैं, और ये इकोनॉमिक कंडीशंस के जो फैक्टर्स हैं ये ही डिटरमाइन करते हैं उस इकोनॉमी में डिमांड का लेवल क्या होगा, वहाँ पर किस टाइप के जो गुड्स हैं उनको मार्केटेड किया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इकोनॉमिक कंडीशंस किसी भी डोमेस्टिक इकोनॉमी की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दैट इज़ इकोनॉमिक पॉलिसीज़। अब इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कौन बनाता है? देखिए, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाती है वहाँ की गवर्नमेंट। लेकिन जो हालांकि बनाती तो गवर्नमेंट है, लेकिन जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसका बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट आता है बिजनेस की पॉलिसीज़ पर। तो कोई भी जो मार्केटिंग मैनेजर है, जब वो बिजनेस की पॉलिसी को फ्रेम करने लगता है तो उसे इन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को ध्यान में रखना होता है, यानी कि उनको इग्नोर किए करके वो अपनी बिजनेस की पॉलिसी फ्रेम नहीं कर सकता। कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं वो है मॉनेटरी पॉलिसी। ये खासकर आरबीआई इंडिया में जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और जनरली अदर नेशन में भी सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। इसके अलावा जो बाकी हैं जैसे फिस्कल पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यानी कि एग्जिम पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये जो है वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती हैं। इन पॉलिसीज़ के अलावा जो है गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप की जो है जो कंट्रीज़ की जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, वो कई सारे रूल्स और रेगुलेशंस भी बनाती हैं, खासकर जो फॉरेन कंपनीज़ हैं उनको रेगुलेट करने के लिए अपनी इकोनॉमी में, अपनी कंट्री में। जैसे इंडिया में ही जो है फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 बनाया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो फॉरेन कंपनी है, एमएनसी है, उनको रेगुलेट करने के लिए। इसके अलावा इंडिया में जो है कंपनी एक्ट 2013 पास किया गया, जो फॉरेन कंपनीज़ हैं, एमएनसीज, उनके ऑपरेशन को रेगुलेट करने के लिए। तो ऐसे डिफरेंट कंट्रीज जो है डिफरेंट टाइप के रूल्स और रेगुलेशन बनाती हैं। ये सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं बिजनेस को।
थर्ड आता है दैट इज़ इकोनॉमिक सिस्टम। अब ये इंपॉर्टेंट है कि वहाँ का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो क्या है। देखिए डिफरेंट कंट्री में जो है डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम प्रिवेल होता है, प्रचलित होता है। अब जो इकोनॉमिक सिस्टम वहाँ का जो प्रचलित होता है और उसमें जो चेंज आता है वो कहीं ना कहीं बिजनेस पे बहुत ज़्यादा मात्रा में, ह्यूज क्वांटिटी में या ह्यूज अमाउंट में, जो बहुत भारी मात्रा में इम्पैक्ट करता है। अब डिफरेंट नेशन में किस किस टाइप के जो है इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है कैपिटलिज्म। देखिए कैपिटलिज्म वो होता है जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो प्राइवेट सेक्टर जो है काफ़ी डोमिनेटिंग होता है। तो यहाँ पर जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बिजनेस पे कंट्रोल जो है वो कम से कम करती है, यानी कि वहाँ पर फ्रीडम जो है ज़्यादा मिलती है। दूसरा जो आता है वो आता है सोशलिज्म। सोशलिज्म जो है वहाँ पर पब्लिक सेक्टर डोमिनेट होता है, यानी कि सरकारी कंपनियाँ ज़्यादातर डोमिनेटिंग होती हैं और जो गवर्नमेंट का इंटरफेयर है वो बहुत ही ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कैपिटलिज्म के अलावा। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वही डिसाइड करती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एटसेट्रा एटसेट्रा। और तीसरी जो टाइप की आती है वो आती है मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, यानी कि पब्लिक सेक्टर, दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, दोनों ही डोमिनेट करते हैं। खासकर इंडिया जैसी इकोनॉमी होगी। अब कैपिटलिज्म इकोनॉमी जो है खासकर यूरोपियन नेशन हो गए, यूएसए हो गए, वो कैपिटलिज्म इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जहाँ तक सोशलिज्म का है, चाइना इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ सोशलिज्म इकोनॉमी। और जहाँ तक मिक्स इकोनॉमी का सवाल है, इंडिया इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ मिक्स इकोनॉमी। अब हमें ये भी बात ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट हो रही है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कोई भी बिजनेसमैन को अपनी बिजनेस पॉलिसी फ्रेम करते वक्त इन सारे फैक्टर्स को, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगला जो टॉपिक आता है वो आता है स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल। देखिए बिजनेस साइकिल किस स्टेज से गुजर रही है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब ये अलग अलग स्टेज होती हैं, 5 तरह की स्टेज होती हैं: प्रॉस्पेरिटी, बूम, डिक्लाइन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। ये भी कहीं ना कहीं जो है इंटरनेशनल मार्केटर के जो डिसीजन है उनको इम्पैक्ट करती है। उसे सोचना पड़ता है कि किस तरीके से उसने इस डिफरेंट स्टेजेस में अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, शिफ्ट करना है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी कह लो या समृद्धि कह लो। देखिए एक तो नॉर्मल ग्रोथ लेवल होती है किसी भी इकोनॉमी की या नेशन की, एक नॉर्मल ग्रोथ लेवल है, यानी कि जो एक एज एन एवरेज कह सकते हैं आप। लेकिन जब उस नॉर्मल ग्रोथ से हाई डिमांड आ जाती है, मतलब ज़्यादा वहाँ पर डिमांड आ जाती है, वहाँ पर ग्रोथ रेट अचानक तेज़ी से बढ़ने लगती है, तो उसे हम प्रॉस्पेरिटी या समृद्धि कहते हैं। इनकी अपनी नॉर्मल लेवल से जो है वहाँ की जो डिमांड लेवल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। और उसमें जब ऐसा होता है तो एक इंटरनेशनल मार्केटर को चाहिए कि जिन नेशंस में प्रॉस्पेरिटी चल रही है वो अपने रिसोर्सेज को वहाँ शिफ्ट करे, खासकर उन वहाँ से जहाँ पर अभी खास प्रॉस्पेरिटी नहीं चल रही, जिससे फ़ायदा क्या होगा कि उस नेशंस में उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएगा, ज़्यादा हाईली प्राइस वो आसानी से चार्ज कर पाएगा। लेकिन ये जो प्रॉस्पेरिटी की सिचुएशन है परमानेंट नहीं रहती। एक लेवल आता है जहाँ पर जो है एक तरीके से बहुत ज़्यादा जो है वो लेवल अपने आप में अप कर जाता है, जिसे ऑप्टिमम लेवल कहते हैं। जब वो ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच जाती है तो वहाँ पर बूम आ जाता है, यानी कि अब इसके बाद जो है डिमांड बढ़ने का कोई खास स्कोप नहीं रहता। एक हाईएस्ट लेवल पे जो है एक जो है डिमांड रीच कर जाती है। तो ये बूम जब हो जाता है तो अब नेचुरली बात है अभी भी कंपनी को बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट होता है। लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केटर को सोच लेना चाहिए कि अब आने वाली जो स्टेज होगी वो डिक्लाइन की होगी, यानी कि अवनति की होगी, नीचे की तरफ की होगी। तो इसलिए अब उसको जो है और रिसोर्सेज नहीं लगाने चाहिए, बल्कि धीरे धीरे जो रिसोर्सेज वहाँ से शिफ्ट करने शुरू कर देने चाहिए। तो दूसरी जो स्टेज है वो बूम है, जैसा मैंने बताया कि वहाँ पर अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुँच जाती है और उसके बाद जो है डिमांड बढ़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। और जो तीसरी स्टेज आती है वो आती है डिक्लाइन। यहाँ पर जो है डिमांड धीरे धीरे जो है गिरने लग जाती है। अब जो है जो इंटरनेशनल मार्केटर है वो अपना डिसीजन चेंज करता है। जो पहले वो लगातार उस नेचुरल वहाँ पे जो रिसोर्सेज है उसको बढ़ा रहा था, अब वहाँ से वो धीरे धीरे अपने रिसोर्सेज को एक तरीके से कैश में कन्वर्ट करने लगता है, उसको लिक्विडेट करने लग जाता है और धीरे धीरे जो है अदर नेशन में शिफ्ट करने लग जाता है। अब ये जो डिक्लाइन की स्टेज है ये जितनी ज़्यादा रहती है कंपनी के लिए उतनी ही दिक्कत रहती है। जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो और भी खतरनाक है, वो है डिप्रेशन, मंदी। देखिए डिप्रेशन स्टेज में जो है डिमांड बिल्कुल यूँ कहें कि मिनिमम लेवल पे आ जाती है, न्यूनतम स्तर पर आ जाती है, जहाँ डिमांड ना के बराबर है, प्राइसेस भी बहुत कम हो जाती हैं, प्रॉफिट ना के बराबर रहते हैं, सेल्स ना के बराबर रहती है।
लेकिन ऐसी स्थिति में भी इंटरनेशनल मार्केटर को अपना बिजनेस कंटिन्यू चला के रखना पड़ता है, क्योंकि ये स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल्स हैं। ये साइकिल हमेशा धीरे धीरे चेंज होती है। जब डिप्रेशन आता है उसके बाद थोड़े टाइम बाद जब डिप्रेशन कम होने लगता है तो धीरे धीरे अगली स्टेज आती है, वो आती है रिकवरी की। अब क्या होता है, जो रिकवरी की स्टेज में जो डिमांड है वो धीरे धीरे ऊपर आने लगती है और अपने नॉर्मल लेवल तक पहुंचने लगती है। फिर वही नॉर्मल लेवल पर पहुंचेगी, नॉर्मल लेवल के बाद फिर वही साइकिल स्टार्ट होगा, अगेन प्रॉस्पेरिटी, अगेन बूम, अगेन डिक्लाइन, अगेन डिप्रेशन, अगेन रिकवरी। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, इसमें हम पहले से तय नहीं कर सकते कि प्रॉस्पेरिटी कितने टाइम पीरियड तक रहेगी, बूम कितने टाइम पीरियड तक रहेगा। इसलिए इंटरनेशनल मार्केटर को हमेशा जो है सजग रहना पड़ता है। उसे ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो जल्दी जल्दी जो है इन स्टेजेस में है आसानी से डिसीजन ले सके और अपने रिसोर्सेज को आसानी से शिफ्ट कर सके। और एक चीज़ और भी ध्यान रखने वाली बात है, कहने के लिए बड़ा आसान है कि वो एक नेशन से अपने रिसोर्सेज को दूसरे नेशन में रिसोर्सेज को शिफ्ट करने लग जाए, लेकिन क्योंकि आज की जो इकोनॉमी है कनेक्टेड इकोनॉमी है, जब एक नेशंस में डिप्रेशन आता है तो उसका इम्पैक्ट जो है अदर नेशंस में भी पड़ता है। लेकिन फिर भी एक इंटरनेशनल मार्केटर सजग रहकर आसानी से इन बिजनेस साइकिल को एनालाइज करके अपने अच्छे डिसीजन ले सकता है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट आता है वो आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट है क्या? फॉरेन इन्वेस्टमेंट है जब एक नेशन जो है दूसरे नेशन में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब हो क्या रहा है, आजकल जो है जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी फ्री फ्लो हो गया है, उसकी जो मूवमेंट है अब मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बहुत इजीली हो गई है। इसलिए जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो रोल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि एक जो फॉरेन कंपनी है वो दूसरे नेशन में जो है अपनी खुद की होली ओन्ड यानी कि पूर्ण स्वामित्व की एक कंपनी इस्टेब्लिश करती है उस दूसरी कंट्री में, या फिर दूसरी कंट्री की किसी चलती हुई कंपनी के इतने सारे शेयर्स खरीद लेती है कि जो उसकी मैनेजिंग पावर है वो उसके हाथ में आ जाए और वो उस कंपनी को चला सके। तो यूँ कह सकते हैं कि मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है इस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, जो डोमेस्टिक कंपनी है वो मैनेज की जाती है, ऑपरेट की जाती है फॉरेन इन्वेस्टर के द्वारा, और जो फॉरेन इन्वेस्टर है वही इसका जो है रिस्क जो है अपने ऊपर लेता है और वही उसके प्रॉफिट और लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वही उस कंपनी को प्रॉपर वे में मैनेज करेगा। अब इसके डिफरेंट वे में भी आ सकते हैं, जैसे वो एक अपनी खुद की एक नई कंपनी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, या फिर वहाँ पर इस्टेब्लिश कंपनी के मैक्सिमम शेयर खरीद सकते हैं, या फिर वहाँ पर जॉइंट कोलैबोरेशन या जॉइंट वेंचर किया जा सकता है। तो किसी भी फॉर्म में जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, डिपेंड करता है। अब कहाँ पर इसका बेनिफिट क्या होता है? देखिए खासकर वहाँ पर कंपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, वहाँ अपनी सब्सिडरी खोलती हैं जहाँ उनको एक तरीके से बेनिफिट मिलते हैं, एक तरीके से सिनर्जी मिलती है। सिनर्जी इन द वे, मान लीजिए उनको वहाँ पर आसानी से रॉ मटेरियल अवेलेबल हो सकता है अपने प्रोडक्ट के लिए, या चीप लेबर अवेलेबल हो सकती है, तो वहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पसंद करती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वो आता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए हुआ क्या था कि 1930 तक जो है ना, ज़्यादातर आपने पढ़ा भी होगा इकोनॉमिक्स के अंदर, 1930 तक जो है मोस्ट ऑफ द नेशंस जो हैं वो गोल्ड करेंसी का यूज़ करते थे, या यूँ कहें कि ज़्यादातर जो इंटरनेशनल पेमेंट्स की जाती थी इंटरनेशनल ट्रेड की वो गोल्ड के रूप में ही की जाती थी, चाहे एक सिंगल फॉर्म में या अदर फॉर्म में। अब या तो ज़्यादातर नेशन की जो करेंसी थी वो गोल्ड करेंसी थी, या फिर वो जो करेंसी थी वो गोल्ड में कन्वर्टेबल थी, यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गोल्ड जो है वो एक डोमिनेटिंग रोल प्ले करता था जो इंटरनेशनल पेमेंट्स में। लेकिन 1913 में ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द नेशन ने डिसाइड किया कि उन्हें गोल्ड को जो है एक्सचेंज में बहुत दिक्कत आती है कि उसका बहुत ज़्यादा ह्यूज रिजर्व रखना पड़ता है। जहाँ पर गोल्ड आसानी से अवेलेबल है, जिनके यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में गोल्ड अवेलेबल है, उनके लिए तो बहुत आसान है, लेकिन दूसरे नेशंस के लिए काफ़ी टिपिकल है। तो उन्होंने ये चाहा कि एक ऐसी पेमेंट सिस्टम ऑर्गेनाइज किया जाए जिससे कि आसानी से गोल्ड को बिना हम एक दूसरे की पेमेंट कर सके, और तब उनको एक कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत महसूस हुई जो इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा दे सके और ये जो करेंसी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको आसानी से सॉर्ट आउट कर सके। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हुए जिन्होंने इसको हेल्प किया, वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखिए जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो 27 दिसंबर 1945 में इस्टेब्लिश हुआ, जब USA में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, यानी कि जो भी इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको सोल्व करना, और डिफरेंट नेशंस के बीच में जो मॉनेटरी कोऑपरेशन है उसको बढ़ावा देना।
इसके अलावा जो डिफरेंट नेशन की जो करेंसीज हैं जो अब तक एक तरीके से इरेगुलेटेड थी, उनको रेगुलेट करना, उसको कंट्रोल करना और उनकी जो रेट ऑफ एक्सचेंज है उसको आसानी से डिटरमाइन करना। इसके अलावा बहुत सारे नेशंस की जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो टेम्परेरी प्रॉब्लम थी, इनकी जो भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो मेंबर बने, उन मेंबर्स की जो भी एक तरीके से जो टेम्परेरी डिसइक्विलिब्रियम, बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो डिसइक्विलिब्रियम था, इनकी उसमें जो बैलेंस नहीं था, इक्विलिब्रियम नहीं था, संतुलन नहीं था, उसको बनाए रखने के लिए भी ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि ताकि वो अपनी कंट्री जो है उनको कुछ ऐसे मॉनेटरी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए जिससे कि वो अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टेबलाइज कर सकें। देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के दो तरह के मेंबर्स होते हैं, एक होते हैं ओरिजिनल मेंबर और दूसरे होते हैं ऑर्डिनरी मेंबर। वो सभी कंट्री जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने 31 दिसंबर 1945 तक जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो मेंबरशिप को एक्सेप्ट कर लिया था, वो सारे मेंबर तो कहलाते हैं ओरिजिनल मेंबर। इसके अलावा जिन्होंने 1945 के बाद 31 दिसंबर 1945 के बाद इसकी मेंबरशिप एक्सेप्ट की, वो कहलाते हैं ऑर्डिनरी मेंबर। 1945 में जो है 44 मेंबर थे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, लेकिन एट प्रेजेंट जो है 189 कंट्रीज जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मेंबर्स हैं। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, उसने बहुत आसानी से बिजनेस की जो है करेंसियों को रेगुलेट किया है। अब जो है करेंसी वो गोल्ड में कन्वर्टेबल नहीं है, बल्कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है इनकी, जिनमें आसानी से चेंज आता रहता है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आता है वो आता है वर्ल्ड बैंक। देखिए, वर्ल्ड बैंक भी ब्रेटन वुड्स का ही एक पार्ट है। वर्ल्ड बैंक भी ब्रेटन वुड्स से ही इस्टेब्लिश हुआ था। वर्ल्ड बैंक जो है इसका जो ऑब्जेक्टिव था, क्या ऑब्जेक्टिव था, हुआ क्या था, देखिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो बहुत सारी जो इकोनॉमी है वर्ल्ड की वो बिल्कुल एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, वैनिश हो चुकी थी। अब उन इकोनॉमी को है रिकंस्ट्रक्ट करना था। इसके अलावा बहुत सारे जो डेवलपिंग नेशन है, अंडर डेवलप कंट्री हैं, उनको जो अपने डेवलपमेंट के लिए, उनको अपने डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए बहुत फंड्स की नीड थी, कैपिटल नीड थी। तो इन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो है वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश किया गया। वर्ल्ड बैंक ने अपना जो वर्क है वो जून 1945 में स्टार्ट किया था। तो जैसा बताया कि वर्ल्ड बैंक का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो अपने जो मेंबर नेशंस हैं, जो डिफरेंट नेशंस हैं, उनको उनकी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए फ़ंड प्रोवाइड करना, इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना, उसको प्रमोट करना। जो भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो मेंबर्स हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वर्ल्ड बैंक के मेंबर बन गए। यानी कि जिन्होंने 31 दिसंबर 1945 तक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मेंबर के रूप में अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया था, उनकी जो एक तरीके से मेंबरशिप ले ली थी, या यूँ कहें कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ओरिजिनल मेंबर हैं वो तो कहलाते हैं वर्ल्ड बैंक के फाउंडेड मेंबर, ठीक है ना। तो एट प्रेजेंट जो है 189 कंट्री जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की हैं वो भी वर्ल्ड बैंक के मेंबर हैं। वर्ल्ड बैंक में जो है कोई भी जो कंट्री है, अगर वो चाहे तो कभी भी अपनी मेंबरशिप जो है विड्रॉ कर सकती है एक रिटर्न नोटिस देकर। इसके अलावा अगर कोई कंट्री जो है वो वर्ल्ड बैंक के रूल्स और रेगुलेशन को प्रॉपर वे में फॉलो नहीं करती, तो उस केस में वर्ल्ड बैंक भी जो है उस कंट्री की जो मेंबरशिप है उसको टर्मिनेट कर सकता है, इनकी एक तरीके से स्थगित कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। देखो, WTO जो है ये ऑपरेशनल हुआ जनवरी 1 1995 से। WTO का मकसद क्या था? देखिए, WTO एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है, मल्टीलेटरल ट्रेड को प्रमोट करता है। मल्टीलेटरल ट्रेड है जहाँ पर डिफरेंट नेशंस के बीच में ट्रेड किया जाता है। WTO जो है वो इस तरीके से कोशिश करता है कि जो टैरिफ बैरियर है उनको कम से कम किया जा सके, और जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शन है उनको रिड्यूस किया जा सके, उनको हटाया जा सके। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का वो यही है कि इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके, जो भी गुड्स और सर्विसेज है उनके फ्री फ्लो को बढ़ावा दिया जा सके, और जो भी इन्वेस्टमेंट है डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट नेशंस के बीच में उन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा सके, और जो भी डिफरेंट क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो डिफरेंट नेशन में ट्रेड करती हैं, उनके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं जैसे पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, गुडविल एटसेट्रा, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। WTO ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वर्क किया है, और जो डिफरेंट नेशंस के इंटरनेशनल ट्रेड में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, बहुत ज़्यादा तरक्की आई है। एट प्रेजेंट जो है WTO के 164 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन आता है वो आता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी कि UNCTAD।
देखिए अंगटाड जो है ये यूएनए को एक यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था। अंगटाड की जो स्थापना है वो 1964 में की गई थी। ये भी खासकर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, क्योंकि अब तक जितने जो ऑर्गेनाइजेशन थे उनमें जो डोमिनेटिंग था वो डेवलप कंट्री थी, डेवलपिंग कंट्री में इंपॉर्टेंट नहीं थी। इसलिए यूएनओ को लगा कि एक ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो इन डेवलपिंग कंट्री को प्रमोट कर सके, उनके इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट कर सके। इसलिए जो है यूएनओ ने अंगटाड की स्थापना की 1964 में, ताकि डेवलपिंग कंट्री के जो इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके, उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। अंगटाड की जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी वो जिनेवा में हुई थी 1964 में। अंगटाड जो है वो यूएनओ यानी कि यूएन जनरल असेंबली का एक इम्पोर्टेंट अंग है, उसका एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। और जो भी अंगटाड से रिलेटेड जो भी उसके जो फंक्शंस हैं, जो भी उसकी एक्टिविटीज़ है, जो भी उसकी मेंबरशिप से रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशन है, उसे यूएन जनरल असेंबली ही बनाती है। अब तक जो है अंगटाड की 14 कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं डिफरेंट टाइम पर। और मेन ऑब्जेक्टिव जो अंगटाड का है वो क्या है? वो है डेवलपिंग कंट्रीज़ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, डेवलपिंग कंट्री के एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना। इसके अलावा जो डेवलपिंग कंट्री को जो भी फाइनेंशियल नीड चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, वो प्रोवाइड करना। और जो भी डेवलपिंग कंट्री में भी जो लीस्ट डेवलप हैं, इनकी डेवलपिंग कंट्री में भी जो सबसे गरीब हैं, बहुत ही कम डेवलप नेशंस हैं, उनको प्रमोट करना, उनके लिए डेवलपमेंट के लिए बढ़ावा देना। तो ये मेन इंपॉर्टेंट अंगटाड के हैं। तो यानी कि ये कुछ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा वर्क करते हैं। तो एक इंटरनेशनल मार्केटर को इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से द्वारा बनाए गए जितने भी रूल्स और रेगुलेशन हैं, उन सबको भी फॉलो करना पड़ता है, उनको भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। अब ये इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या हैं? देखिए होता क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट जो डिफरेंट नेशंस हैं वो आपस में जो है इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा करने के लिए बहुत सारे एग्रीमेंट साइन करती हैं। अब ये एग्रीमेंट्स किन के बीच में होते हैं? ये एग्रीमेंट जो है कुछ नेबरिंग नेशंस के बीच में हो सकते हैं, या फिर डेवलप नेशंस के बीच में हो सकते हैं, या फिर डेवलपिंग नेशंस के बीच में हो सकते हैं, या इवन डेवलप एंड डेवलपिंग नेशंस के बीच में हो सकते हैं। इन एग्रीमेंट्स का मकसद क्या है? देखिए इन एग्रीमेंट का मकसद है कुछ म्यूचुअल रूल्स और रेगुलेशन बनाना जिस पे दोनों एग्री हैं, और जिससे कि उनका जो फॉरेन ट्रेड है उसको बढ़ावा मिले और उसमें ज़्यादा ज़्यादा वृद्धि हो। बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हैं साइन किए गए हैं, डिफरेंट टाइप के इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स बनाए गए हैं। उनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वन बाय वन। पहला आता है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जीएसपी। अब ये क्या है? देखिए ये ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन द डेवलप एंड डेवलपिंग नेशंस, इनकी डेवलप और डेवलपिंग कंट्री के बीच में। इसमें जो है इस एग्रीमेंट में बहुत सारे टैरिफ और नॉन टैरिफ कंसेशन प्रोवाइड किए जाते हैं डेवलप नेशन के द्वारा डेवलपिंग नेशंस को फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड। यानी कि फॉरेन ट्रेड करने पर वो बहुत सारे अपने जो मेंबर नेशंस हैं उसमें डेवलप नेशन जो हैं वो डेवलपिंग नेशंस को उनके एक तरीके से ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कंसेशन, बहुत सारी छूटें प्रोवाइड करते हैं। सेकंड जो आता है वो आता है ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेस, जीएसटीपी। ये क्या है? देखिए ये एक ट्रेड एग्रीमेंट है 43 डेवलपिंग नेशन, जितने भी नेशंस हैं वो सारे के सारे डेवलपिंग हैं। और ये ट्रेड एग्रीमेंट जो है जो भी जीएसटीपी के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में जो ट्रेड होता है उसको साउथ साउथ ट्रेड भी कहा जाता है। और जीएसटीपी जो है बहुत सारे टैरिफ और नॉन टैरिफ एक तरीके से कंसेशन प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है? ये डेवलपिंग कंट्री के द्वारा दूसरी डेवलपिंग कंट्री जो जीएसटीपी के मेंबर हैं उनको प्रोवाइड की जाती है। यानी कि एक तरीके से डेवलपिंग कंट्री जो है अदर डेवलपिंग कंट्री के एक तरीके से ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए सारे स्टेप उठाए गए हैं। तो इनका जो मकसद है वो है डेवलपिंग जो नेशंस हैं उनके इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ काउंटर ट्रेड एग्रीमेंट। अब ये काउंटर ट्रेड एग्रीमेंट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाता है 2 मार्क्स में। देखिए काउंटर ट्रेड एग्रीमेंट क्या है? देखिए काउंटर ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें एक रिक्वायरमेंट होती है कि एक नेशन इस शर्त पर इंपोर्ट करेगा कि बदले में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। मतलब काउंटर ट्रेड जो है एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है दो नेशंस के बीच में, जिसमें एक नेशन जो है दूसरे नेशन से इस शर्त पर इंपोर्ट करता है कि बदले में जो दूसरा नेशन है वो उतने ही अमाउंट का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में दूसरे नेशन से इंपोर्ट करेगा फर्स्ट नेशन से। यानी कि एक नेशन दूसरे नेशन को इंपोर्ट करेगा, फिर दूसरा नेशन जो है वो फर्स्ट नेशन से इंपोर्ट करेगा, यानी कि उतना ही इंपोर्ट किया जाएगा उतना ही एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो इस टाइप का जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें किसी तरीके की ना तो फॉरेन करेंसी की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप
उतनी ही वैल्यू का इंपोर्ट कर रहे हैं और उतनी ही वैल्यू का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और ना ही किसी भी नेशन के ऊपर जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड कोई बर्डन या हर्डल आता है। क्यों? क्योंकि आपको पेमेंट तो करनी ही नहीं, आपने उतनी ही वैल्यू का गुड्स बेचा और उतनी ही वैल्यू के गुड्स आपने खरीद लिए। तो ये एक तरीके से जो है बार्टर ट्रेड सिस्टम का ही एक तरीके से दूसरा रूप है। देखिए, काउंटर ट्रेड एग्रीमेंट के बहुत तरह के फ़ायदे हैं। खासकर वो नेशंस को फ़ायदा ये होता है कि उनके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। तो कई बार क्या होता है कि जनरली ज़्यादातर नेशंस के बीच में इस बात पे डिस्प्यूट हो जाता है कि इंटरनेशनल ट्रेड से एक नेशन को तो बहुत फ़ायदा हो रहा है लेकिन दूसरे नेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये दिक्कत काउंटर ट्रेड एग्रीमेंट में नहीं आती। नंबर 4 आता है रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप्स या रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। ये बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स क्रिएट हो जाते हैं जहाँ पर एक तरीके से रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप्स बन जाते हैं। अब ये रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप्स क्या हैं? ये एक तरीके से इंटीग्रेशन है जिसमें बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं जिससे कि जो भी इस ग्रुप के मेंबर होते हैं उन मेंबर नेशंस को बहुत तरीके की छूटें दी जाती हैं। यानी कि जो मेंबर नेशन है उसको तो ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, ज़्यादा कंसेशन मिलेगी, ज़्यादा छूटें मिलेंगी, और जो अदर नेशन अगर उनके साथ ट्रेड करेंगे उन्हें ये छूटें या उन्हें इस तरीके का कोई डिस्काउंट वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अब ये जो एग्रीमेंट्स हैं किनके बीच में किए जाते हैं? देखिए, एग्रीमेंट्स के ऊपर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये डेवलप और डेवलप नेशंस के बीच में भी हो सकते हैं या डेवलपिंग और डेवलप नेशन के बीच में भी हो सकते हैं, और या फिर डेवलपिंग और डेवलपिंग नेशंस के बीच में भी हो सकते हैं। ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कुछ एक जो फेमस एग्जांपल्स हैं रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप्स के, जैसा EU यूरोपियन यूनियन कहते हैं जिसे, जिसमें 25 से ज़्यादा देश इसके पार्ट हैं। नाफ्टा है, एशियान है, सार्क है, एफ्टा है, ब्रिक्स है। ये बहुत सारे नेशंस हैं जिन्होंने अपने अपने रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप बना रखे हैं। एट प्रेजेंटली देखा जाए एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड का जो भी इंटरनेशनल ट्रेड है उसका 1/3 जो है इन रीजनल इकोनॉमिक ट्रेड के द्वारा ही किया जाता है। तो देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के। तो एक इंटरनेशनल मार्केटर को जब भी एक तरीके से सक्सेस गेट करनी होती है तो एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के इन सारे पार्ट्स को अच्छी तरीके से एनालाइज करके ही वो अपनी बिजनेस पॉलिसी को बनाता है, अपनी स्ट्रेटेजी को बनाता है। क्योंकि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा और इस क्वेश्चन को आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करिए। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको आज हमारे जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो उस क्वेरी को आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप अपने सजेशन भी हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आप अपनी क्वेरी या सजेशन हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर 8683838931 पर। आप अपनी क्वेरी या सजेशन हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारी ईमेल ID gulianiclasses@gmail.com पर। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।